हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? अभी प्रीवियस वीडियो में आपने समझा था स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव के नर में प्रजनन तंत्र की संरचना किस प्रकार से होती है। उसी क्रम में हम आज जो टॉपिक समझेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डायग्राम की कि किस तरीके से आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्पेशली मैं कहूं तो लाइफ साइंस, जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट की बात करें तो आपको अच्छे मार्क्स तभी आ पाएंगे जब आपका डायग्राम फुल्ली लेबल्ड हो और सिस्टमेटिक हो। क्योंकि एग्जामिनर जो मार्क्स देते हैं एनाटॉमी की अगर बात करते हो, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, तो जब तक आप एक सिस्टमेटिक डायग्राम नहीं बनाते हैं आपके अच्छे मार्क्स हैं वो स्कोर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, यानी कि मानव की जो मादा है उसमें प्रजनन तंत्र है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो आपने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिमिलरली इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वन पेयर ऑफ ओवरीज आर फाउंड। मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, मादा में एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। टेस्टिस जो है आप कंपैरिजन में समझिए, टेस्टिस मेल में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में रहते हैं, जबकि ओवरी कहां रहती है, एब्डोमिनल कैविटी में रहती है। टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवरी में oogenesis के प्रोसेस से ओवम बनते हैं। एंड टेस्टिस एंड ओवरी बोथ आर द एंडोक्राइनल ग्लैंड्स। Testes secrete the testosterone hormone which control the secondary sexual characters. On the other hand, in the females, ovary functions like an endocrinal gland and secrete progesterone and the estrogen hormone. These both hormones control or determine the secondary sexual character of the females. तो ऐसे हम साथ साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब समझेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ उसका हम कंपैरिजन भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं दोनों ही सिस्टम में कंपैरिजन से रिलेटेड। चलिए, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, अगर मैं आपको बेसिक कंपोनेंट की बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वन पेयर हमने का टेस्ट ओवरी होता है, वन पेयर ऑफ द ओवरी, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट होती है, उसके बाद में यूटेरस होता है जिसको हम गर्भाशय बोलते हैं, और वेजाइना होती है। तो अभी एक सिस्टमेटिक डायग्राम में देखते हैं कि जिन जिन ऑर्गन्स का मैंने नाम लिया है उनका आपस में किस तरीके से कंपोजिशन होता है और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। देखिए, जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब कभी भी आपको किसी डायग्राम को ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक आउटलाइन बनाएंगे। उस आउटलाइन को बनाने से क्या होगा कि एक सिस्टमेटिक पोजिशन आ जाती है किसी भी सिस्टम के टोटल पार्ट्स के बारे में, टोटल ऑर्गन्स के बारे में। तो जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक बीच में एक लाइन बना लेता हूँ। आप एग्जाम में बनाएंगे तो ऐसे एक हल्की सी पेंसिल से लाइन बना लीजिएगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ ये यहाँ पे। अभी मान लेते हैं कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यूटरस का साइज इतना रखना है इसमें डायग्राम को ड्रॉ करते समय, तो यहाँ पर इतना कर देंगे, और उसकी हाइट है इतनी लेंथ रखनी है मुझे यूटरस की, तो मैं उतना इसमें कर देंगे। अब यहाँ पे यूटरस की एक आउटलाइन आ गई है, तो अपने क्या करें, इस तरीके से देखिए आप एक आउटलाइन बना लें, और यहाँ पे ऐसे मैं बना देता हूँ, आप समझ पाएंगे। जब तक आपकी इसमें आउटलाइन कंप्लीट सही नहीं बनेगी ना, तब तक आप कभी भी डायग्राम को सही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए, जैसे किसी बैल के हॉर्न्स होते हैं, उस हॉर्न्स की तरह मैंने यहाँ पे एक आउटलाइन को बना दिया दोनों तरफ से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरी को बनाएंगे, यहाँ पे ओवरी बनाएंगे। ये साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको अपने छोटा कर देते हैं। वैसे भी ये आउटलाइन है, आउटलाइन बनाते हैं इसीलिए है ताकि आपका एग्जाम में, हम आउटलाइन बनाते हैं इसीलिए ताकि एग्जाम में आपका डायग्राम है वो सही बन पाए। ये ब्लैक बोर्ड में यही रहता है कि डस्टर से साफ करते हैं तो भी व्हाइट हो जाता है, इसीलिए कई बार एक कपड़ा रखना भी जरूरी हो जाता है। ओवरी, ये क्या हो गया, ओवरी हो गया, ये दोनों हो गए ओवरी हो गए। तो यहाँ पर हमने एक आउटलाइन बना दी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब इसको अपने फाइनलाइज करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको फाइनलाइज कर देता हूँ यूटेरस को। देखिएगा आप यूटेरस को
यहाँ पे बस आप अपने काम के अंदर डायग्राम को ड्रॉ करते समय फोकस करें, दिमाग को कहीं भी इधर उधर घुमाना नहीं है, आपको एक ही जगह पे फोकस करेंगे तो आपसे डायग्राम अच्छा ही बनेगा। जितना हाईली कॉन्सेंट्रेट रखेंगे अपने पेन चलाने में, उतना ही डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन सही होगा। यहाँ पे देखिए मैं एक और इसमें आउटलाइन बना देता हूं ऐसे। ये वाल बना रहे हैं हम यूटेरस की, ये वाल के लिए आउटलाइन। एक्स्ट्रा जो लाइनिंग होगी उसको हम हटा देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने कहा ये यूटेरस कैसा होता है, ऐसे इंटरडिजिटेड फॉर्म होता है, स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसकी वाल की बात करूं, ये हो गई यूटेरस की वाल। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यूटेरस की यूटेराइन वाल दीवार भित्ति, इस तरीके से ये है एक वॉल हो गई। और ये इसका अपर का पार्ट है जिसको हम यूटेराइन फंडस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या छोटे छोटे माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, आप क्लियरली देख पाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करें, ये जो एक्स्ट्रा जो मार्किंग है उसको डायग्राम को ड्रॉ करते समय आप हटा देंगे, ये यहाँ से हट गया है। और इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखे इसलिए एक वाइट हम क्या करें, इसकी एक आउटलाइन और बना देते हैं, उससे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा डायग्राम के अंदर। ओके, अब यहाँ पे एक और मैं यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं। यहाँ पे ये एक ऐसे और आपको स्ट्रक्चर बना देनी है, यहाँ पे ऐसे इसको कर देते हैं डबल बाउंड्री में। करना कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको क्या करना है, आपको करना है कंसंट्रेशन के साथ में अपने पेन को चलाना है और फिर डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। ये हुआ यूटेरस का पार्ट है, ये क्या है, यूटेरस है, ये आ गया यूटेरस। ओके, ये आया यूटेरस। उसके बाद में यहाँ पे अपने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, ये है ओविडक्ट है। और अभी जब लेबलिंग करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो ओविडक्ट है वो उसके कितने पार्ट होते हैं ओविडक्ट के, तो उसके बारे में हम समझ पाएंगे। सिमिलरली आप इधर भी यही काम करेंगे, ये यहाँ पर ओविडक्ट को बनाएंगे और इसको इस तरीके से घुमा करके, और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, इस पार्ट को वैसे फिम्बरी बोलते हैं, ये वाला पार्ट। मैं अगेन आपको जैसा बता रहा हूं, ये जो आपने आउटलाइन बनाई है उसको हम हटा देते हैं। पेयर ऑफ ओवरीज that is called as the primary sex organ in the females, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल्स, जो एंडोक्राइनल नेचर का है। इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, अभी डिटेल को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये ओवरी ऐसे ही थोड़ी रहेगी हवा के अंदर, है ना। इसको सस्पेंड करने के लिए बॉडी वॉल के साथ में, इस ओवरी को बॉडी वॉल के साथ में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक मस्कुलर बैंड होता है, एक मस्कुलर बैंड होता है जिसकी हेल्प से यह जो ओवरी है वो अटैच्ड रहती है बॉडी वॉल के साथ। ओके, तो हमने कहा कि जब ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैं पार्ट की बात कर रहा हूं तो ये बॉडी के साथ में अटैच तो होना चाहिए। अगर अटैचमेंट नहीं होगा तब तो बॉडी के पार्ट से वो मूव भी हो सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर मस्कुलर बैंड, देखिए यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भी फिगर्स बनाऊंगा जो कि आपको एग्जाम में नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाम डाल रहे हैं। ये जो एक मसल्स का बैंड मैंने बनाया है जो ओवरी के ऊपर बनाया है, इस ओवरी है with the help of this muscular band attached with the wall of body cavity, इसे हम बोलते हैं मीजोवेरियम। इसे क्या बोलेंगे, मीजोवेरियम। यहाँ ओविडक्ट भी क्या हो गई, एक मस्कुलर बैंड है, उसे सस्पेंडेड रहती है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ फिगर, एक साइड बना देंगे कुछ दूसरी तरफ बना देंगे, उससे लेबलिंग अपनी प्रॉपर हो पाएगी, ठीक है ना। उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जो यूटेरस होता है वो भी एक पर्टिकुलर मस्कुलर बैंड होता है, उससे सस्पेंडेड रहता है, इसे बोलते हैं मीजोमीट्रियम बोलते हैं यूटर। मैं आपको दोनों चीजें एक साथ बता रहा हूं, डायग्राम कैसे बनाना है, लेबलिंग कैसे करनी है, और बाद में जब एग्जाम में आप डायग्राम बनाने के बाद उसका आंसर लिखोगे तो वो किस तरीके से लिखना है बैंड। ओके, तो ओवरी इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम, यूटेरस इज सस्पेंडेड and attached with the body wall with the help of a muscular band that is called as the mesometrium, and oviduct is suspended with the help of mesosalpinx। यहाँ पे इधर भी होगा, वो तो दोनों तरफ ओविडक्ट है तो वो दोनों तरफ ये पार्ट होगा। ओके, अब मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी डिटेल को थोड़ा देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओवरी। ओवरी की यहां पर डिटेल लिखते हैं, आपको एग्जाम में भी इजी रहेगा। पहली बात, ये कितनी होती है, तो हमने कहा 1 पेयर होती है। इसकी नेचर क्या है, तो हमने कहा ये एंडोक्राइनल नेचर की होती है। एंडोक्राइनल नेचर क्यों कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड? वो कोई भी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है, उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइनल ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, वाहिकाएं नहीं होती है, इसलिए वाहिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इनके जो ओवरी है, इससे इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो हम कहेंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इट्स अ कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये मैं ट्रेट लिख देता हूं, सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। साइज की बात करें, ओवरी का साइज कितना होता है? ओवरी का साइज होता है 2 से 4 सेंटीमीटर, एकदम छोटा साइज है, 2 से 4 सेंटीमीटर, इतना ही छोटा साइज होता है इसका। ये हुई बात अपने किसकी कर रहे हैं, ओवरी की। और अब फंक्शन की बात करेंगे, तो ओवरी में वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है oogenesis। ये होते हैं ओवरी के काम होते हैं। चलिए अब यहां पर आते हैं, ये वाला, ये जो ट्यूब लाइक पार्ट है, इसको बोलते हैं ओविडक्ट कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में इसको फैलोपियन ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। तो यहां पे अपने नाम लिखते हैं ओविडक्ट, ये पार्ट। और इसी का एक और नाम मैंने आपको बताया, ह्यूमन बीइंग में इसे क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब कह दे, फैलोपियो साइंटिस्ट था, इटली के साइंटिस्ट थे फैलोपियो, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए उन्हीं के सम्मान में हमने नाम क्या रख दिया, फैलोपियन ट्यूब रख दिया। वैसे क्या है, ओविडक्ट है। इसके पार्ट्स की मैं बात करता हूं, ओविडक्ट के पार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे इसके मैं बेसिकली 3 पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूं। एक छोटा सा चार्ट भी बन जाएगा, देखो डायग्राम के साथ साथ में, डायग्राम तो ड्रॉ हो रहा है, साथ साथ में एक इसका चार्ट भी बन जाएगा। ये अब कौन सा कहां पर है, सब कुछ आएगा इसे डायग्राम में लिखेंगे, अपने एक्स्ट्रा कहीं नहीं लिखेंगे। ये जो एम्पुला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहां होता है, इसी एम्पुला में होता है। आप देखिए लेबलिंग करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इस्थमस कौन सा पार्ट है, ओविडक्ट का ये वाला पार्ट जहां मैंने एरो लगाया है, ये है इस्थमस का पार्ट है। एम्पुला, ये वाला जो मैंने एरो लगा दिया है, ये कौन सा पार्ट है, ये है एम्पुला का पार्ट है। इनफंडिबुलम, यहां पर आप देखेंगे ये जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम कहेंगे। और इन सब के आगे यहां पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, ये इनफंडिबुलम का पार्ट है, इसे फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ, अंगुलियों की तरह है बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। तो ये पार्ट किसके हो गए, ओविडक्ट के हो गए हैं। तो हमने कह दिया द ओविडक्ट इन द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज द फैलोपियन ट्यूब। इट हैज द 3 पार्ट, द इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस्थमस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इस्थमस, द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट व्हिच इज कनेक्टेड विद द यूटरस। ओविडक्ट का वो पार्ट जो कि यूटरस से जुड़ा हुआ है, वो इस्थमस हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इनफंडिबुलम, ये वो पार्ट है जो कि ओवरी के कांटेक्ट में है। एम्पुला क्या है, द पार्ट बिटवीन द इस्थमस एंड इनफंडिबुलम हो गया। फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है ह्यूमन बीइंग में, तो हम कहेंगे एम्पुला पार्ट के अंदर होता है। ओविडक्ट है वो सस्पेंडेड किससे रहती है, तो हमने कहा ये मीजो सैल्पिंग्स एक मस्कुलर बैंड होता है, उसके साथ में ये क्या रहती है, सस्पेंडेड रहती है, अटैच्ड विद द बॉडी वॉल होती है। ऐसे सब कुछ आपको इसी में चार्ट में बनाते हुए चलेंगे, एग्जाम में मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। यहां पर मैं बात कर रहा था, ये पूरा पार्ट जो बड़ा सा है, ये क्या है, यूटेरस का है। और इसमें ये जो ऊपर का डोम शेप्ड पार्ट बना हुआ है ना, गुंबद के तरह, इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस। नाम लिखते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, डायग्राम में सब कुछ आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस। ये वाला पार्ट, ये जो गुंबद बना हुआ है डोम शेप्ड, इसको बोलते हैं। ये क्या है, ये पूरी दीवार है, ये पूरी दीवार है किसकी, यूटेरस की दीवार है। इस यूटेराइन वॉल में 3 लेयर्स होती है, अभी आप समझेंगे।
मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, इन तीनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर देता हूं। ये हो गया। ऐसे ही एक और मैं यहाँ पे लेयर बना देता हूं, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे अंदर का पार्ट जो यूटेराइन जो वाल है उसकी सबसे अंदर का पार्ट, उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। कौन सी? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेराइन वॉल, इनर मोस्ट है, उसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। उसके बाद मिडल में उसे बोलते हैं हम मायोमेट्रियम। सबसे बाहर की जो वाल है उसे हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम हो गई, ये होगी सबसे आउटर हो गई है। तो आउटर के ऊपर मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ये वाली कौन सी है? पेरीमीट्रियम। ये है आउटर मोस्ट। आपको इसको कोई रटने की कहां जरूरत है कि पेरी का मतलब पेरीफ्री होता है ना, पेरी का मतलब होता है पेरीफ्री, यानी कि बाहर, बाउंड्री हो गई है। तो ये सबसे बाहर है, तो पेरीमीटर, एंडो का मतलब ही अंदर होता है, तो इनर मोस्ट का नाम एंडो हो गया। और ये मायोमेट्रियम है, ये तो बीच में है ही, इसके मिडिल में है। तो यहाँ पे मैंने कहा ये तीनों लेयर्स है, ये क्या है? ये है यूटेराइन वॉल, यूटेराइन की दीवार है, गर्भाशय की दीवार है। इसमें ये 3 लेयर्स होती है। ये जो यूटेराइन है इसी में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि रोपण होता है। इसमें समझ में आ रहा है आपके सारी चीजें? जैसे जैसे डायग्राम आगे बढ़ता रहेगा आपको पूरा का पूरा टॉपिक है क्लियर होता जाएगा। अभी देखिए नाम और लिखते हैं अपने। यहाँ पे मैं कुछ लेबलिंग कर देता हूं, फिर हम इसको समझाएंगे। देखिए ये वाला जो है पार्ट, ये इसको कहते हैं यूटेराइन की कैविटी, है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसी में होता है। ये यूटेराइन की कैविटी है, ये बाहर कहां से खुल रही है? वेजाइना के थ्रू खुल रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 ओपनिंग है, एक तो यहाँ पर ओपनिंग है, एक यहाँ पर ओपनिंग है। मैं एक बार इसके नंबर डाल देता हूं, नाम आपको लिखवा दूंगा। एक पार्ट ये हो गया 2, और एक ये वाली ओपनिंग है, ये है 3। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं। कई बार जब एग्जाम में ध्यान रखें नंबर्स ज्यादा हो जाते हैं, लेबलिंग ज्यादा होती है, तो वहां पर नंबर डाल देते हैं और फिर साइड के अंदर उसको हम लेबल्ड कर देते हैं, तो हम समझ पाएंगे कि कौन सी चीज क्या है। जैसे यहां पर मैंने कहा 1 नंबर, इसको बोलते हैं इंटरनल ओएस बोलते हैं। इस ये जो छेद बना हुआ है इसको नंबर 1 इंटरनल ओएस है। ओके, ये क्या है? सर्वाइकल कैनाल। ये 3 नंबर पे यहां पर जो ओपनिंग आ रही है, ये वाली, आप एरो का पॉइंट देखेंगे कहां पे लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। ऐसे हो गया है ना, 1 2 3, ये हो गया 1 2 और 3। कई बार एग्जाम में क्या होता है, एक डायग्राम दे देते हैं और उस पर 1 2 3 4 5 नंबर डाल देते हैं और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लेते हैं कि ये जो नंबर्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इन लेबलिंग को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे डायग्राम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। पर देखेंगे आप ये मसल्स के क्या बने हुए, ये वाले 4 नंबर पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर पॉइंट। ये क्या क्या है? 4 नंबर पे क्या है? मसल्स के फोल्ड्स है। वेजिना में मसल्स के फोल्ड है, जैसे उभार होता है ना, इस तरीके से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेजाइनल रग्स बोलते हैं। और ये 5 नंबर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे वेजाइना कहेंगे, यानी कि योनि का पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेजाइना का पार्ट होता है। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी होती है? 8.5 सेंटीमीटर की रहती है। और वेजाइना के अंदर क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, स्क्वेमस। तो यहाँ पे ये मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बनाई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसके कंप्लीट लेबलिंग के साथ में आप समझेंगे। अब एग्जाम में अगर इसके बारे में आपको आंसर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? पहले डायग्राम को ड्रॉ करें, उसके बाद में लेंगे फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा प्रजनन तंत्र के निम्न प्रमुख भाग होते हैं। फिर नंबर 1 पॉइंट डाल देंगे आप क्या? ओवरी के बारे में। यहां पर देखिए मैं नंबरिंग भी डाल देता हूं। नंबर 1 पॉइंट पे लिखेंगे आप ओवरी, नंबर 2 पे लिखेंगे आप ओविडक्ट को, और नंबर 3 में आप लिखेंगे यूटेरस को। 3 नंबर पे, 3 नंबर जो पार्ट है यहाँ पे आप किसको एक्सप्लेन करेंगे? 3 नंबर में करेंगे आप यूटेरस को। और 4 नंबर जो पार्ट है उसके अंदर 4 नंबर पार्ट में आप एक्सप्लेन कर देंगे वेजाइना के पार्ट को।
अब देखिए क्या लिखना है। नंबर 1, द वन पेयर ऑफ ओवरीज आर फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। उदर गुहा में एक जोड़ी क्या होते हैं, ओवरी होते हैं, और ओवरी का जो साइज कितना होता है 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। वन पेयर ऑफ ओवरीज इज फाउंड, दिस इज ए एंडोक्राइनल ग्लैंड होती है विच सीक्रेट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लाइक hormones which control the secondary sexual characters in the females, and by the process of oogenesis eggs are produced into the ovary। ये हम बात करेंगे। अभी मैं इसकी और डिटेल बताने वाला हूं आपको, ओवरी का पूरा हिस्टोलॉजिकल फॉर्मेट भी मैं आपको समझाऊंगा इसके जस्ट बाद में। फिर आप कहेंगे नंबर 2 पॉइंट पर आ गया, ओविडक्ट। वन पेयर ऑफ ओविडक्ट इज फाउंड, दिस ओविडक्ट इज अटैच्ड विद द बॉडी वॉल with the help of a muscular band that is called as the mesosalpinx। there are 3 different parts of the oviduct हो गया। कौन कौन सा, isthmus, ampulla and infundibulum। ampulla is the part where the fertilization takes place, यहां पर आप इसके बारे में बात करेंगे। the infundibulum का टर्मिनल एंड है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता, फनल की तरह बनाता, कीप नुमा बनाता है, उसको बोलते हैं फिम्बरी कहते हैं। और यहां पर जब ओव्यूलेशन होगा तो ये अंडा निकल के कहां चला जाता है, कहां आएगा, ओविडक्ट के अंदर है। यहां पर मैं एक पॉइंट डाल देता हूं समझने के लिए, जब यहां से एग निकलेंगे ओवरी से और किस में जाएंगे, फिम्बरी है उसको कैच कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी एग को। यहां पर मैं लिख देता हूं ये एग को। तब हम यहां पर 2 बातें ध्यान रखें, ओव्यूलेशन एक टर्म है, ओवरी से ओवम का रिलीज होना, यहां पर कंफ्यूजन नहीं है ना, यहां पर वर्ड डाल देता हूं रिलीज। अब ये तो क्या रिलीज होगा, एग ही होगा ना। ओवरी से एग का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन होता है। जब ओव्यूलेशन होता है तो एग निकल करके उसको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, द फनल लाइक पार्ट ऑफ द इनफंडिबुलम दैट इज द फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से यहां से आ जाएंगे एम्पुला में ओवम। और मेल के द्वारा जब स्पर्म्स को एंटर कराया जाता है तो वो वेजाइना, वेजाइने से यूटेराइन कैविटी और फिर ओविडक्ट के इस्थमस से होते हुए एम्पुला में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड भी डायग्राम बना देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर क्या, ये स्पर्म्स है, ये स्पर्म्स पहुंच गए हैं और यहीं पर क्या होता है, ओवम होता है, पहुंच गया और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एम्पुला के अंदर। ये पूरा पार्ट है एम्पुला का, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपके इसके बारे में बात करेंगे, यूटरस के बारे में क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे। यूटरस कैसा होता है, पियर शेप्ड होता है, नाशपति के आकार का। ऑब्जेक्टिव में लगता तो नहीं है कि नीट वगैरह पूछ लें, लेकिन आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहीं पर मैं लिख देता हूँ ना, सेंटर में जगह पड़ी है, कैसी है, इसकी शेप कैसी है, तो हम कहेंगे पियर शेप्ड होती है, नाशपति के आकार की होती है, पियर शेप्ड होती है। और इसकी वॉल में कितनी होती है, 3 लेयर्स होती है। इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एंडोमीट्रियम, मिडिल मायोमीट्रियम एंड आउटर लेयर इज द पेरीमीट्रियम होता है। और एंडोमीट्रियम में क्या होगा, एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन होता है। ये आ गया वेजाइना का पार्ट हो गया, उन दोनों के बीच का पार्ट वेजाइना और यूटरस के को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, 2 नंबर पे सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल ओपन्स इनटू द यूटेराइन कैविटी बाय द इंटरनल ओएस, ओके, एंड सर्वाइकल कैनाल ओपन्स इनटू द वेजाइना बाय द 3 नंबर 4 एक्सटर्नल ओएस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको मैं अभी साइड में हो जाता हूं और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे। अभी हम इस बोर्ड के दूसरी साइड में शुरू करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। ओवरी के बारे में और अभी डिटेल पढ़ना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्शन। अभी हम ओवरी की हिस्टोलॉजी को समझेंगे और ओवरी में एग्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, मींस एग्स के प्रोडक्शन से लेके और ओवरी से एग के रिलीज होने तक का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होता है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे मैं एक आउटलाइन बना देता हूँ कि जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब कभी भी आपको डायग्राम को बनाना होता है तो आप क्या कर लें, सबसे पहला काम उसकी एक आउटलाइन बना लें। देखिए मैं किस तरीके से इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ, ऐसा करेंगे और इसके प्रोसीजर को आप समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे ये प्रोसेस का कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ये आ गई है, एक आउटलाइन हो गई ओवरी की और इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम। ये वाली जो लेयर है आउटर लेयर, जैसा जैसा डायग्राम में नाम आता है वैसे वैसे ही आपको एग्जाम में उसी सीक्वेंस में आप आंसर को लिखते हुए चलेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे।
ये जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। अब जर्मिनल एपिथीलियम है, इसका एग प्रोडक्शन में, oogenesis में क्या रोल होता है, ये सारी बातें हम oogenesis के चैप्टर में पढ़ेंगे। oogenesis का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम इसकी डिटेल का डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। खाली थोड़ी होगा, हवा तो भरी हुई नहीं रहेगी। इस स्ट्रोमा में दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स होता है, अंदर का मेडुला होता है। तो यह कहलाता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का कॉर्टेक्स है। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये है जर्मिनल एपिथीलियम। ऐसा जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल सेल्स को डेवलप करने वाली एपिथीलियम है, इसलिए बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। फिर मैंने कहा इस ओवरी की अंदर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। तो यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूं, देखिए स्ट्रोमा। और फिर मैंने आपको कहा कि स्ट्रोमा है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट है, आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स है, और सेंट्रल पार्ट है उसे बोलते हैं मेडुला। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला आउटर पार्ट है वो है कॉर्टेक्स का है, और इसका जो इनर पार्ट है ये, उसे क्या बोलते हैं हम, मेडुला बोलते हैं। ओवेरियन फॉलिकल है, यहाँ पर बनेगी। उसके बाद में अगर मैं कहूँ, ये सारा प्रोसीजर में डिटेल में भी आपको समझाऊंगा ऐसे। उसके बाद में क्या होगा, ऐसे ऐसे ओवेरियन फॉलिकल्स का कंटिन्यूस क्या होगा, डेवलपमेंट होता हुआ चलेगा। और ओवेरियन फॉलिकल है, साइज के अंदर बड़ी होती रहेगी। कैसे होगी वो तो मैं आपको अभी क्लियर कर देंगे। ऐसे प्राइमरी बनेगी, उसके बाद में बन जाएगी इसके अंदर कौन सी, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, उसका फॉर्मेशन होगा प्राइमरी के बाद में। फिर जो और साइज ये बढ़ता रहेगा, और जब ये फाइनली ग्रोन हो जाएगी ना फॉलिकल, तो ऐसे, जिसको हम बोलते हैं फुल्ली ग्रोवन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ है ग्राफियन फॉलिकल। एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था ग्राफ, रेंडियर ग्राफ, और उसी के सम्मान में हमने उसका नाम क्या रख दिया था, ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर बन जाती है, ये सब तो लेबलिंग आएगी, वैसे मैं आपको अभी बाहर इसमें समझाता हुआ चलूंगा। और फिर हमने कहा जब ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये क्या करेगी, बाहर की तरफ एक रिलीज कर देगी एग को। ये सारा मैं डिटेल में बताऊंगा, ये तो आप समझ लीजिएगा। ये सारा जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं ना, ये आपके लिए एक आउटलाइन है, एक रीकैप की तरह होता है ना, किसी चीज को शॉर्ट में समझते हैं वैसे। कि यहाँ पर ओवम होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल बनेगी, एग बाहर निकल जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पेशल काइंड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये सारी बातें डिटेल में आने वाली है। ओके, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर आ गया कॉर्प एल्बिकेंस हो गया। तो ये तो मैं एक आपको आउटलाइन ही केवल बताता हुआ जा रहा हूं, कैसे होगा ये अभी हम इसके आउटर में समझेंगे। यहाँ पे मैं समझाऊंगा, वास्तव में वो काम सारा अंदर चल रहा होता है, ताकि आप क्लियरली चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए। oogenesis के प्रोसेस से डेवलपमेंट होगा ओवम का, oocyte, या हम कहते हैं ओवम का डेवलपमेंट होगा। एग और ओवम में डिफरेंस होता है। एग उसे कहते हैं जब ओवम के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन आ जाती है, जैसे मुर्गी का अंडा है, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है, उस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, एल्बुमिन होता है, और अंदर होता है oocyte होता है। तो हम ये कहेंगे द हैप्लॉइड सेल produced by the gametogenesis, produced by the oogenesis, that haploid female gamete is called as ovum, या हम oocyte बोलते हैं। ऊ मीन्स एग हो गया, साइट का मतलब सेल होता है, आप जानते हैं। तो ये यहाँ पे हमने कहा कि ये किसका डेवलपमेंट हो गया, बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis की पूरी डिटेल आएगी कि अंडे कैसे बनते हैं oogenesis से। oogenesis का प्रोसेस है, उससे क्या बन गई है, इस सेल का नाम हो गया oocyte, कह दें oocyte बोल सकते हैं, या हम इसको ओवम हिंदी में कहते हैं अंडाणु। एग होता है अंडा, अंडाणु को कहते हैं ओवम कहते हैं। अब क्या होगा, इसके ऊपर बन जाएगी फॉलिकल सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स। तो ये तो था ओवम। आप तो सीक्वेंस में देखते रहे और कुछ भी नहीं है, टॉपिक बहुत सरल है पढ़ना, और आप सारे हैं बच्चे इंटेलिजेंट,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मूर्ख बच्चे तो जन्म लेना ही बंद कर दिए हैं, तो सारे बच्चे इंटेलिजेंट ही होते हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखें तो चीजें आप समझते जाएंगे। इसके ऊपर मैंने क्या कहा, मैं देखिए एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना है तो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना रहा हूं। यहाँ पे ये आ गई फॉलिकल्स की लेयर बन गई है। अब मैं चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं एग्जाम में, इसको डबल लेयर बना के ऐसे ऐसे हम भर देते हैं, जैसे ये बनाई है मैंने जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। हमारा बेसिक एम है हम टेक्निकली समझ सकें कि सब्जेक्ट कैसे चल रहा है। तो हमने कहा ये जो ओवम है ये वाला, जैसे इसमें बताया हमने ऊसाइट होती है, यानी कि ओवम होता है। इसके ओवम के ऊपर ये कौन सी लेयर आ गई है, ये है फॉलिकल सेल्स है, फॉलिकल सेल्स है, ये बन गई फॉलिकल सेल्स बन गई है। एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई। पहले तो क्या थी, आउटर मेम्ब्रेन क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना। वो साइट में अगर हम आउटर मेम्ब्रेन कहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फॉलिकल सेल्स आ गई है। अब ये कौन सी होती है उसका डिस्कशन एक्चुअल में oogenesis में आएगा। यहाँ तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। oogenesis में एक समय में एक एग बनता है, 3 बनते हैं, पोलर बॉडी बनते हैं और कुछ फॉलिकल्स बनती है। कैसे बनती है वो oogenesis में डिटेलिंग में जाएंगे, हम इसमें नहीं आएंगे। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, काम यहाँ हो रहा है। जैसे मैंने कहा ओवम है, ऊज साइड यहाँ आ गया, फिर ये बन गई आपके ओवम के बाद फॉलिकल सेल, फिर नेक्स्ट चलेगी। तो मैं जो यहाँ पर आउटर में समझाता जा रहा हूँ वो सारे काम कहाँ हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, इसके अंदर हो रहे हैं प्रोसेस में। अब हमने कहा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बन गई कौन सी है, ये था ओवम है, ये आ गया ओवम है जो वापस रिपीटेशन हो रहा है बहुत सारी चीजों का। तो और उसके बाहर हमने कहा क्या बनी हुई है, फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये आ गई फॉलिक्यूलर लेयर हो गई। और फॉलिक्यूलर लेयर के बाहर क्या बन गई, एक और लेयर, उस लेयर का नाम है ग्रेन्युलोसा लेयर है, ये वाली लेयर है ग्रेन्युलोसा। अब लेबलिंग कर, और सबसे अंदर क्या पड़ा हुआ है, ओवम, यानी कि एग पड़ा हुआ है इसमें। यहाँ पे ये प्रोसीजर के लिए मैं एरो भी लगा देता हूं क्योंकि ये काम इसी सीक्वेंस में हो रहा है, तो सीक्वेंस में ही आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, है ना। ये ओवम होता है, अपने बाहर एक लेयर बनाता है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा है उसको बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। 3 तरह की लेयर्स होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन होती है। वो एग मेम्ब्रेन जो कि ओवम खुद बनाता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। वो मेम्ब्रेन जो फॉलिकल सेल्स के द्वारा बनती है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। और ओविडक्ट से बनती है उसको हम कहते हैं टर्शियरी। ये भी oogenesis में वैसे डिटेल में आएगा, यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नाम और डाल दिया आपके, कौन सा, जोना पेल्यूसिडा। इसलिए पता होना चाहिए कि जोना पेल्यूसिडा कैसी है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट किससे होता है, ओवम के द्वारा होता है, ओवम खुद इसको बनाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके बाहर की ओर क्या आ गई है, पेल्यूसिडा के बाहर की ओर ये है ग्रेनुलोसा की लेयर है, ये होगी ग्रेनुलोसा की लेयर है। और सबसे बाहर की ओर एक और मेम्ब्रेन बन गई है, इसे बोलते हैं थिका एक्सटर्ना, थिका फॉलिकल्स बोलते हैं, तो हम इसका नाम लिख देते हैं। ये कौन सी है, थिका फॉलिकल, सबसे बाहर थिका फॉलिकल हो गया। थिका फॉलिकल के अंदर क्या है, ग्लो, अभी मैंने नाम लिखा है देखिए, आप ग्रेन्युलोसा लेयर है, ग्रेन्युलोसा, ये है ग्रेन्युलोसा सेकंड नंबर पे। सबसे नीचे की और कौन सा है, अभी मैंने नाम बताया था, कौन सा नाम है, जोना पेल्यूसिडा, ये है जोना पेल्यूसिडा। और मैंने आपको बताया कि जोना पेल्यूसिडा इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। तो यहां तक जो हमने स्ट्रक्चर बने ना, यहां से लेके के वहां तक, इन सब स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी एग। मैं एक बार के लिए नाम लिख देता हूं, प्राइमरी एग्स बोलते हैं या प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं लाइन खींच देता हूं, यहाँ पे ये लाइन बना देते हैं। यहाँ ये वाली जो स्ट्रक्चर की जिसका मैं अभी डिस्कशन कर रहा था आपके साथ में, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल यहां बनने के बाद में इसमें एक कैविटी बननी शुरू हो जाएगी। कहां पे, डायग्राम देखेंगे, जैसे कैविटी जिसको हम एंड्रम बोलते हैं स्टार्ट हो जाती है डेवलपमेंट करना, वहीं से
हम कहते हैं ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गई है। देखते हैं कैसे हो। डायग्राम को बनाते समय हर स्टेप में रिपीटेशन है, लेकिन आपको इसे लर्न करने में आसानी रहेगी। मैंने कहा ये क्या है, ओवम है, और ओवम के बाहर की तरफ एक लेयर है जिसको मैंने आपको नाम बताया जोना पेल्यूसिडा, ये वह है। यहाँ पे क्या होगा, एक और एक पतली सी कैविटी बनना शुरू हो जाती है। तो देखिए डायग्राम में मैं यहाँ पर एक स्पेस जनरेट कर रहा हूँ। स्पेस बनाने के बाद में सबसे बाहर की ओर यहाँ पे ये देखिए ऐसे स्पेस जैसे बनेगा, फॉलिकल का साइज बढ़ जाएगा। सबसे बाहर वाली जो उसमें है थिका फॉलिकल, वो थिक है, और थिका फॉलिकल के अंदर क्या है, ग्रेनुलोसा की लेयर है। ये अभी आपने देख लिया था, ये होगी ग्रेनुलोसा की लेयर है, ठीक है, ये यहाँ पे। ओके, ऐसे। अब इसके लेबलिंग में आप समझेंगे, सबसे बाहर की ओर कौन सी है, ऊपर जैसे नाम आपने देखा प्रीवियस डायग्राम में, थिका फॉलिकल। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटरम बोलते हैं, एंटरम। एंटरम एक कैविटी, ग्रेन्यूलोसा, ग्रेन्यूलोसा ये वाली, ये होगी ग्रेन्यूलोसा। थिका फॉलिकल सबसे बाहर है, उसके अंदर ग्रेन्यूलोसा लेयर है, और बीच में बन गई कैविटी जिसको बोलते हैं एंटरम। और ओवम के बाहर क्या है, जोना पेल्यूसिडा। सबसे इंटरनल तो क्या है, ओवम है। जैसे ही यहाँ पे इस कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है एंटरम का, वहीं पे हम कहते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये कंप्लीट मैच्योर नहीं हुई है। अब इसका जब कंप्लीट मैच्योरेशन होगा तो क्या कंडीशन होने वाली है उसको आप समझिएगा। देखिए डायग्राम में इतनी चीजें आ जाएगी, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस एंटरम का साइज बड़ा होगा, एंटरम है वो ग्रो अप करेगा, और ग्रो अप करेगा तो कैसा हो जाएगा, यहां पर देखिए अगेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया, बनाया था हमने ओवम को, यानी कि अंडाणु है। ओवम के बाहर देखिए, रिपीटेशन से आपको बोर नहीं होना है, तो इन्हीं पॉइंट से तो आपको ये लर्न होगा बार 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 बार। और घर में भी आप क्या करेंगे, इन डायग्राम को बार बार ड्रॉ करेंगे। जितनी ज्यादा बार ड्रॉ करेंगे ना, उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, और एग्जाम में एक बार में। एक्चुअली पूरे डायग्राम बनाने आपको एग्जाम में 10 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे, मुझे बोलना है और आपको समझाना है, इसलिए मैं इसको रिलैक्स में धीरे धीरे चला रहा हूँ। फास्ट मूव का भी मैं वीडियो डालता हूँ कई बार, तब आप उसमें देख लेंगे। और यहाँ पे कैविटी इसकी बहुत सारी साइज के अंदर बढ़ गई है, और यहाँ पे इसको बनाना है सबसे बाहर की, जो मैं नाम बताया थिका फॉलिकल है, थिका एक्सटर्ना है, दूसरी है थिका इंटरना। नाम लिखता हुआ चलता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होंगे यार। अब यहाँ पे एक और नई लेयर बन गई है, उसका नाम है कोरोना रेडिएटा। ये ह्यूमन बीइंग में होने वाली सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, कोरोना रेडिएटा। और उसके नीचे हमने क्या बनाया था, जोना पेल्यूसिडा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कौन सा है, जोना पेल्यूसिडा, ये वाला जो एग के जस्ट बाहर है। और सबसे अंदर की ओर क्या है, ओवम। सबसे बाहर क्या है, ओवम है, ये अंदर हो गया, ओवम हो गया। तो यहां आपको ध्यान रखना है, जोना पेल्यूसिडा मैंने आपको बताया प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट एग के द्वारा ही होता है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का फॉलिकल सेल से डेवलपमेंट होता है। दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे। ये जो कंप्लीट जो डेवलप हो गई है, इसी को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। स्ट्रक्चर आती है, आप कहेंगे ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन ये हाईली मैच्योर है, इसका नाम क्या पड़ा है, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल, यहां पर देखिए, ये मैं नाम बता देता हूं, ये यहां पर काम हो गया है, इस जगह पे आपको समझना है। ये जो लास्ट में फॉलिकल बनी है, ये कौन सी है इस डायग्राम में, ग्राफियन फॉलिकल है। इसको बॉक्स में डालता हूं ताकि आप ध्यान से देख पाए। ये सारा जो काम हुआ ना, ये जो आउटर मैंने स्ट्रक्चर में बताया है, ये वास्तव में कहाँ हो रहा है, ओवरी के कॉर्टेक्स में, इस पेरिफेरल पार्ट में हो रहा है। यहां से लेके यहां तक पहुंच गए, ये ग्राफियन फॉलिकल बन गई। ये डायग्राम किसका है, ग्राफियन फॉलिकल का है। फिर यहाँ पर आप देखिए, ग्राफियन फॉलिकल में से क्या निकल गया, एग रिलीज हो गया है। और एग के रिलीज होने को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एग का रिलीज होना। तो मैं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख देता हूं, रिलीज होना, एग का रिलीज होना। जब एग रिलीज हो गया, यहां से ये बाहर निकल गया अंडा, तो रिमेनिंग जो है लेयर्स है, जैसे होता है ना, किसी ट्यूब में हवा भरी थी, बॉल थी, हवा वाली हवा निकाल दी तो पिचक जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये एग बाहर निकल जाएगा, तो रिमेनिंग जो है थिका एक्सटर्ना, इंटरना, ग्रेनुलोसा, ये सारे पिचक करके ऐसे बच जाएगा, ये ऐसे।
यहां पर ये देखिए स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब एग यहां से रिलीज हो गया और इस एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, हार्मोन का सीक्रेशन करेगी और यूटरस के एंडोमेट्रियम को गर्भ धारण के लिए, इंप्लांटेशन के लिए तैयार कर देती है। रिपीट दोबारा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर उसका अपोजिट भी देखेंगे। जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद उसका फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये बनी रहेगी, हार्मोन सीक्रेशन करती रहेगी और कार्पस ल्यूटियम के हार्मोन के इफेक्ट से यूटरस यानी गर्भाशय, उसके एंडोमेट्रियम यानी उसके इनर मोस्ट लेयर को इम्प्लांटेशन, गर्भ धारण के लिए, रोपण के लिए तैयार किया जाता है। अब इसको उल्टा कर लें, अगर इसका ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी। और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी तो हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा, और हार्मोन का जब सीक्रेशन नहीं होगा तो यूटरस का जो एंडोमेट्रियम है वो भी तैयार नहीं होगा, और वो, ठीक है ना, उसके बाद में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पर बात आ गई अपने सेकेंडरी की, कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह क्या बनती है। यहाँ पर एक और नाम रह गया है कॉर्पस एल्बिकेंस, जनरेटेड पार्ट है कॉर्पस एल्बिकेंस है। तो ये आपको डायग्राम पूरा समझना है लेबल्ड के साथ में। अब आप सोचते हैं कि एग्जाम में आप इस तरीके से एक वेल लेवल डायग्राम बना देंगे तो एग्जामिनर इसको देखेंगे और राइट ऐसे चेक करेंगे और सीधा मार्क्स दे देंगे। और अगर आंसर लिखना हो तो पॉइंट टू पॉइंट लिखें। यहां से मैंने शुरू किया है, ऐसे सीक्वेंस में आप चलते रहे। पहले मैंने इसका डायग्राम बनाया, इसको आप डिस्क्राइब करें और फिर यहां से लेके पूरा आप सीक्वेंस में चलेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे आपके। यहां से आप पूरा बोर्ड अच्छी तरीके से देख पाएंगे ये पूरा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इतनी काफी डिटेल होती है आपके, चाहे हम 11th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, और इवन चाहे बीएससी की बात करें तो बीएससी तक में कंप्लीट रहेगा। क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना होता है, एग्जाम में आपको 4 बड़े क्वेश्चन करने होते हैं अपने यूजी के अंदर है, और टाइम आपको मिलता है 3 आवर्स का मिलता है। तो एक क्वेश्चन में इससे ज्यादा डिटेल की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जब कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे सीक्वेंस में, कंप्लीट लेबलिंग के साथ में। और उसके बाद में ओवरी है, ओवरी का यहाँ पर हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको पूरा सीक्वेंस में जब आप इसको लेबल्ड डायग्राम बना देंगे और फिर इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट, केवल पॉइंट वाइज अगर इसका आंसर लिखोगे तो आपके मार्क्स है वो बहुत अच्छे आएंगे। तो यहां पे ये जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा, अभी मैंने कुछ बातों को अभी डिटेल नहीं बताई है क्योंकि उसको डायग्राम में देने की जरूरत नहीं है। मींस द एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का मतलब हुआ कि इसके अलावा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी खुद एक एंडोक्राइनल ग्लैंड है, उसके अलावा कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, जैसे हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड है ना, बार्थोलिन एक ग्लैंड होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। उसकी डिटेल है इसके जस्ट बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूंगा आपको पीपीटी फॉर्मेट के अंदर। और उसके अलावा म्यूकस ग्लैंड्स होती है, पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है, बार्थोलिन ग्लैंड और ये पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड है। जैसे आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि टेस्टिस अपने आप एक एंडोक्राइनल ग्लैंड है, परंतु टेस्टिस के अलावा 2 और ग्लैंड का नाम लिया था, प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम लिया था और कॉपर ग्लैंड का, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी बार्थोलिन ग्लैंड होती है और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो उसका पीडीएफ का मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा। और इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं जब बात कर रहा हूँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसकी डिटेल के लिए हमारी एक बुक आ रही है रस्तोगी पब्लिकेशन में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, तो उसमें अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और पर्टिकुलर केवल डेवलपमेंटल बायोलॉजी की है। और वो बुक अमेजन पे अवेलेबल है, जिसका मैं यहाँ पे एक फोटो आपको लगा दूंगा, और बहुत ही सस्ती है, ओनली 200 रुपीज़ के अराउंड है आप, तो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।